तो चलिए आज जो चैप्टर होने वाला है यह है स्पेशली रोम का गणराज्य को लेकर। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हम लोग चूँकि एग्ज़ाम सामने है इसलिए इसको हम लोग एक वॉइस के माध्यम से और कुछ इमेज के माध्यम से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब कहानी को अगर देखेंगे, जो रोम गणराज्य है ये एक ऐसी बोल सकते हैं घटना है, जो घटना को हम लोग बोल सकते हैं कि एक 2000 साल पहले की एक गाथा मान सकते हैं इसको आप, या एक व्यवस्था बोल सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। जो रोमन सभ्यता की कहानी है, पहले इसको कहानी की तरह जानेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बहुत समय पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले, इटली की एक नदी टाइबर के किनारे एक शहर बसा था। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 2000 साल पहले इटली की नदी टाइबर, इटली में एक नदी बहती जिसका नाम है टाइबर, और इसी के किनारे एक शहर बसा था जिसका नाम रोम था। शुरुआत में ये छोटा सा शहर था, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में बदल गया। इसी रोम की कहानी में हम लोग दो नाम को देखेंगे जिसने इस रोम की सूरत को बदलने का काम किया था, जहाँ पर एक था जूलियस सीजर और दूसरा था ऑगस्टस। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग किस तरह से समझेंगे उसको आप बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझकर देखिएगा। ठीक है, अभी आपको फोटो में जो दिख रहा है यह रोम सभ्यता का एक चित्र है। कहा जाता है कि उस समय रोम में कोई राजा नहीं था। ठीक है, रोम का जो गणराज्य था, पहले रोम में कोई राजा नहीं होता था। ठीक है, देश को चलाने में, ठीक है, देश को चलाने का जो पूरा जिम्मा था वो सीनेट के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? सीनेट के हाथ में। ये सीनेट क्या होता है? ये एक्चुअली में 2-5 लोगों का ग्रुप होता है, और ये ग्रुप क्या करता है? ये ग्रुप एक्चुअली में ये देखता है कि किस तरह की आवश्यकताएं उसके देश को आगे बढ़ाएगी या उसके लोगों को, ठीक है, एकता में रखेगी और उनके आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इन चीज़ों पर वो ध्यान देते थे। तो इसी तरह से ये जो सीनेट होता था, इसका काम क्या था? इसका काम था कि ये अपने रोम को, अपने देश को राजा के बिना, ठीक है, राजा नहीं, क्योंकि उस समय राजा का प्रथा उतना नहीं था, तो राजा नहीं होने के कारण ये लोग क्या करते थे? ये लोग सीनेट को मैन बोल सकते हैं अपना संगठन बना के रखते थे, और इसी सीनेट से अपना पूरा गतिविधि को पूरा करते थे या देश को चलाते थे। ठीक है, लोगों को लगता था कि यह सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लोगों को यह लगता था कि देखो 5-6 ग्रुप रहेगा तो इससे क्या होगा, 5-6 लोगों का एक समूह रहेगा, तो वो समूह क्या करेगा? वो समूह किसी भी काम को सही तरीके से हैंडल करेगा, या वो समूह जो होगा वो अपना जो कर्तव्य है उसको सही तरीके से करेगा, और सब मिल बांट के फैसला लेंगे, जिसमें किसी का एक अधिकार नहीं रहेगा। आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि सबका फैसला सर्वमान्य रहेगा, और जिसका फैसला अच्छा लगेगा सब उसी को वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सीनेट जो था ये रोम को कंट्रोल करता था। बोलता है लोगों को लगता था कि यही सबसे अच्छा तरीका है, सब मिलकर फैसला करते थे। लेकिन रोम बहुत बड़ा हो चुका था, सेना ताकतवर थी, और सेना को चलाने वाले सेनापति भी ताकतवर बन गए थे। इन्हीं सेनापतियों में से एक थे जूलियस सीजर। ठीक है, तो देखिए चूंकि रोम जो था शुरुआत से उतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सीनेट ने वर्क किया उस तरह रोम का ताकत बढ़ा। रोम की ताकत क्या थी? उसकी सेना। और इसी सेना को चलाने वाला जो मैन था वो कौन था? उसके सेनापति, जिसका नाम था, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जूलियस सीजर। ठीक है, तो जितने भी सेनापति आए थे उनमें से एक जूलियस सीजर भी था। अब जूलियस सीजर का जो एंट्री होता है ये कुछ अलग लेवल पे होगा। बोलता सीजर कोई साधारण आदमी नहीं था। देखिए शुरुआत से ये देखा गया है, ये सीजर जो था वो एक बहादुर, चालाक और लोगों का दिल जीतने वाला व्यक्ति था। और एक इंसान अगर बहादुर हो, चालाक हो, और उसको पता हो कि कैसे कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, उसको जनरली पता हो कि कैसे हम अपने जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डीलिंग कर सकते हैं, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित एकदम हो जाते हैं। इसलिए उसने दूर दूर तक युद्ध की। इसलिए जो जूलियस सीजर था इसने क्या किया? अपने लोगों को मिला करके कई बड़े बड़े क्षेत्रों को युद्ध में शामिल किया, और युद्ध करके उन्होंने उन क्षेत्रों को जीता। आज के फ्रांस जैसे इलाकों को जीत लिया गया। किसके द्वारा जीत लिया गया? एक तरह से बोल सकते हैं आप, जूलियस सीजर के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, हर जीत के बाद रोम अमीर होता गया, सेना सीजर की दीवानी होती गई, और आम जनता उसे अपना मसीहा मानने लगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसा शासक चुनते हैं
जो शासक इतना ताकतवर हो कि आपके देश में हर चीज का आवश्यकता पूरा हो रहा है बहुत कम मूल्य में, देश लगातार डेवलप हो रहा है, देश की सेना मजबूत हो रही है, और साथ ही साथ जो देश है आपका, वहाँ की हर जनता खुशी है, उनको रोजगार मिल रहा है, अच्छा खाने पीने का व्यवस्था हो चुका है, कम काम करना और अधिक पैसे कमाना, ये सभी चीजें हो रही है। और आम जनता के लिए तो वो वहाँ का जो राजा हो वो तो मसीहा बन ही जाएगा। इसी तरह सीजर का बोल सकते हैं उस समय व्यवस्थाएं थी। सीजर सैनिकों से कहता था, सीजर जो था सेना सैनिकों से ये कहता था कि हम साथ जीतेंगे और साथ ही इनाम भी पाएंगे। तो सीजर जो था वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं था। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सीजर हर सुख दुख में अपने लोगों को साथ लेके चलने वाला था। और एक राजा बोल लीजिए या एक महान जो सेनापति होता है, एक महान जो क्रिएटर होता है, वो क्या करता है, अपने हर कैरेक्टर को, अपने हर लोगों को, अपने हर चीजों को साथ में लेके चलता है। अब देखिए, बात होता है रोम का वह दिन का जब सब कुछ बदल गया। रोम का एक बहुत सख्त नियम था, कोई सेनापति हथियारबंद सेना लेकर रोम शहर में नहीं आ सकता था। ठीक है, रोम का एक नियम था कि कोई भी सेनापति जो हथियारबंद होगा, जिसके पास हथियार होगा, वो सेना लेकर कभी भी रोम शहर में नहीं आ सकता था। एक दिन सीजर अपनी सेना के साथ एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का नाम था रूबिकॉन। ठीक है, नदी का नाम क्या था? रूबिकॉन। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वापस लौट जाए जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर नदी पार करे जहां युद्ध करना एकदम तय था। ठीक है, अगर वो रूबिकॉन नदी जो था वहां उसको अगर वो जनरली पास करता या रूबिकॉन नदी से वापस आता तो सब कुछ खत्म हो जाता कि कुछ युद्ध युद्ध हुआ नहीं, जो था हम मेंटेन कर ली। और दूसरा जो था वो था जहां पर नदी को उसको पार करना था, और ये जो नदी पार करना था यहाँ पर उसको युद्ध का सामना करना ही करना पड़ता। ठीक है, अब सीजर को यहाँ पर दिमाग में एक चीज आया कि क्या सीजर रुकेगा। उसने सोचा और फिर बोला कि पासा फेंका जा चुका है और मैं अगर पीछे हटा तो मुझे लोग बुजदिल कहेंगे। इसीलिए सीजर ने क्या किया, फैसला किया कि वो नदी को पार करेगा। और अगर नदी पार होता तो इसका मतलब क्या था कि गृह युद्ध जो था वो शुरू हो जाता। और गृह युद्ध क्यों शुरू होता? क्योंकि सीजर जो था एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा था युद्ध को करने का। ठीक है, एक ऐसा फैसला जो आज तक किसी सेनापति ने नहीं लिया था। अब आप बताइए कि वो कौन सा नदी था जिसको सीजर पार करने वाला था, वो बताइए। हम रुकते हैं मात्र 10 सेकंड के लिए, जल्दी से कमेंट करिए कि वो कौन सा नदी था जिसको सीजर पार कर रहा था, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर आपका कमेंट में रूबिकॉन आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात होता है कि उसी पल गृह युद्ध शुरू हुआ था। अब यहाँ पर तानाशाह का बनना। सीजर ने युद्ध जीत लिया। जो गृह युद्ध हुआ उस युद्ध में सीजर क्या हुआ, सीजर युद्ध जीत जाता है। सीनेट डर गई। ठीक है, जो सीनेट थी, पूरा जो लोगों का समूह था, जो सीनेट जो रोम को आगे बढ़ाने का काम करता था, वो अब इस चीज से बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं न कहीं जो ये है आपका सीजर, जूलियस सीजर, वो बहुत ही ताकतवर हो चुका है, क्योंकि उसकी युद्ध वो उसने युद्ध जीता था और जो सीनेट कभी फैसला लेता था युद्ध रोम को चलाने का, आज वो डरी हुई थी और आखिरकार सीजर को उन्होंने क्या किया, राजा बनाया और राजा बनाया मतलब आजीवन तानाशाह बना दिया। अब रोम में कानून सीजर का चलता था, सेना सीजर के हाथ में थी, फैसला सीजर का था। सीजर जो फैसला लेता वो सबको मानना पड़ता। हालाँकि उसने कई अच्छे काम भी किए थे, ठीक है? ऐसा नहीं था कि सीजर तानाशाह बन गया तो इसके बाद उसने कुछ नहीं किया। उसने एक अच्छे राजा का परिचय दिया और अच्छे राजा का परिचय देने के लिए उसने कानूनी रूप से हर चीज़ को मजबूत किया, अपनी सेना को अपने पक्ष में रखा, सेना को अच्छा सुविधा दिया, सेना को और ताकतवर बनाया और फैसला जो था सीजर हमेशा सोच समझ के लेता था। ठीक है? इसी के तहत उन्होंने गरीबों को ज़मीन दिया, नए कैलेंडर बनाए, व्यवस्थाओं में सुधार किया, लेकिन सीनेट के लोगों के दिल में डर अभी भी बैठा था कि जो सीजर इतना काम कर रहा है, वो कल दिन हमें तबाह ना कर दे। इसलिए गरीबों को ज़मीन देने के बाद भी, नया कैलेंडर लागू करने के बाद भी और व्यवस्थाओं में सुधार करने के बाद भी, सीनेट के दिलों में सीजर के लिए अभी भी भय बना हुआ था। ठीक है? अब बात आता है 44 ईसा पूर्व का। एक भयानक सुबह थी, सीजर सीनेट भवन में गया था। सीजर जो था, जहाँ सीनेट सब बैठे रहते थे, वहाँ गया। उसे लगा सब ठीक है। सीजर को ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है। अचानक उसके अपने दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ा एक धक्का था, एक ऐसे राजा का जो तानाशाह तो था, लेकिन अपने लोगों से बहुत ज़्यादा एक चोट मिल रहा था उसको।
सीजर को जब चाकू मारा गया, जब उस पर हमला हुआ और जब वो मौत के कगार पे पहुँचा, तो सीजर ने बस आखिरी बार एक बात कहा, "तुम भी ब्रूटस?" और वहाँ सीजर की मौत हो गई। मतलब ये जो ब्रूटस था, उसने क्या किया था? सीजर को मरवाने का काम किया था। चारों तरफ एक बोल सकते हैं रोम में शांति फैल गई। सीजर के मरते ही रोम में बोल सकते हैं कि एक अलग शांति दस्तक दे रही थी। ठीक है? और ये शांति थी एक बड़े तूफ़ान की और ये तूफ़ान था कि रोम में सीज़र के मरने के बाद लड़ाइयाँ बढ़ गई, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया और हर कोई सोच रहा था अब रोम का मालिक कौन बनेगा? क्योंकि एक तरह से रोम जो था वो अब अपने ही गलतियों से, अब अपने ही लोगों से तबाह हो रहा था। अगर दूसरी तरफ देखें तो सीज़र की मौत के बाद सीज़र का उत्तराधिकारी उसका दत्तक पुत्र, ठीक है? ऑक्टेवियन बना। ठीक है? क्योंकि जब इतना उथल-पुथल हो रहा था, इ इतना ज़्यादा आगजनी हो रहा था, इतना ज़्यादा तबाही मच रहा था, तो एक युवा जो सीज़र का दत्तक पुत्र था, वो आगे आया और उसने सीज़र का जगह लेने का बोल सकते हैं दाँव पेश किया और उसका नाम था ऑक्टोवियन ह्यूम, ठीक है? ऑक्टोवियन जनरली आप बोल सकते हैं ऑक्टोवियन और इसे हम ऑगस्टस भी बोलते हैं। धीरे-धीरे उसने दुश्मनों को हराया, जो भी दुश्मन था, जो सीज़र को मारे थे या जो सीज़र की चारों तरफ बोल सकते हैं कि एक तरह से उनके लिए जाल बिछाए थे, उनको खत्म किया। अपनी सेना का भरोसा फिर से जीता, जनता का समर्थन पाया और 27 ईसा पूर्व में उसे एक नई उपाधि मिली ऑगस्टस, ठीक है? वही ऑक्टेवियन जो सीज़र का दत्तक पुत्र था, ठीक है? उसे ही उसे ही एक तरह से एक उपाधि मिली जिसका नाम क्या था? ऑगस्टस। यहीं से रोम की कहानी बदल गई। मतलब एक कहानी शुरुआत हुआ था सीज़र का, जूलियस सीज़र का और एक 27 ईसा पूर्व में एक नया कहानी शुरू होगा, जो होगा ऑगस्टस के रूप में, ठीक है? ऑगस्टस का शासन आया, ऑगस्टस का शासन शांति की कहानी के साथ शुरू होता है। ऑगस्टस ने खुलकर खुद को राजा नहीं कहा, ऑगस्टस ने वो जानते थे कि अगर वो खुलकर राजा बोलेगा, तो कहीं न कहीं लोग उनके विरुद्ध में जाएँगे और कुछ लोग उनको उसी तरह हाल करने खोजेंगे जिस तरह जूलियस सीज़र का हुआ था। इसलिए ऑगस्टस ने साफ कहा कि मैं सिर्फ़ पहला नागरिक हूँ, ठीक है? वो क्या कहा कि मैं सिर्फ़ पहला नागरिक हूँ, लेकिन असल में सारी ताकत उसी के हाथ में थी। उसने जो किया वहीं से उसे महान बनाता है, ठीक है? अब ऑगस्टस ने क्या-क्या काम किया? ऑगस्टस ने शांति लाई, युद्ध बंद, सड़कें सुरक्षित की, व्यापार को बढ़ाया और यह दौर कहलाया पैक्स रोमाना, जिसको रोमन शांति कहा जाता है। तो ये किसके काल में आया था? ऑगस्टस के काल में और ऑगस्टस कब बना था शासक? ऑगस्टस बना था 27 ईसा पूर्व में। रोम को अब एक नया रूप दिया गया। रोम में अब पक्की सड़कें बनवाई गई, बड़े-बड़े भवन बनाए गए, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए और सुंदर-सुंदर जो वहाँ के मंदिर होते थे वो तैयार किए गए। इससे ऑगस्टस बहुत खुश हुआ और उसने अपने लोगों से कहा मैंने ईंटों का रोम पाया और संगमरमर का छोड़ गया, ठीक है? ऑगस्टस ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा लाइन कहा, जो उनके लोगों के दिल में जाकर घुसी और ये बात था कि किस तरह एक रोम जो आग में जल रहा था, जूलियस सीज़र की मृत्यु के बाद, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, जहाँ पर ऑगस्टस ने पूरे रोम को संगमरमर की तरह तैयार कर दिया था। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कहानी का अंत शुरू हो गया, लेकिन विरासत अमर सीजर ने की। रास्ता तोड़ा, पुरानी व्यवस्थाएँ गिराई और ऑगस्टस ने नई व्यवस्था बनाई और रोम को स्थिर और महान बनाया। सीजर और ऑगस्टस ने जिस तरह से रोम के बोल सकते हैं निर्माण में अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, तो हम कह सकते हैं कि जूलियस सीजर ने गणराज्य को गिराया और ऑगस्टस ने साम्राज्य को खड़ा किया। तो इस कहानी में हम लोगों ने जूलियस सीजर और ऑगस्टस से जुड़ी उन तथ्यों को जाना कि कैसे दोनों ने रोम के निर्माण में अपना मुख्य योगदान दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये 14 से 15 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और अगर इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को देखा जाए, तो उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये भी पूछे जाएँगे। तो अगर देखेंगे, तो जो रास्ता बनाने का काम था, जो साम्राज्य था, वो किसने बनाया? वो जूलियस सीज़र ने बनाया। अगर साम्राज्य को बनाया तो किसने? ऑगस्टस ने बनाया। शासन तानाशाह के रूप में किसने किया? जूलियस सीज़र ने किया। ऑगस्टस ने क्या किया? समझदार सम्राट था, इसलिए तो वो खुद को पहला नागरिक बोल रहा था। परिणाम क्या हुआ कि जूलियस सीजर का गणराज्य टूट गया और ऑगस्टस का साम्राज्य मजबूत हो गया। इसके अलावा हम लोग देखें तो शांति का दौर जो था ये 200 साल तक था। ठीक है? इसलिए इसको पैक्स रोमाना बोलते हैं और इस क्षेत्र में शांति कितने सालों तक रहा? 200 साल। किसके आने के बाद? ऑगस्टस के आने के बाद।
ठीक है? आगे अगर देखा जाए, अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो याद रखिएगा जूलियस सीज़र की हत्या कब हुई? 44 ईसा पूर्व में। सीनेट में हत्या किया गया, उसके दोस्तों ने उसको मारा था। इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग को और अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जाए, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जूलियस सीज़र का जन्म जो था, वो 100 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है? जूलियस सीज़र का जन्म कब हुआ था? 100 ईसा पूर्व में। और इनका पेशा क्या था? पहले तो सेनापति, बाद में नेता बने और समय-समय पे ये गणराज्य काल को जीते रहे। ठीक है? और उस समय ये राजा नहीं थे, जब 100 ईसा पूर्व क्योंकि इनका जन्म हुआ था। और इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि रोमन इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट सकते हैं। राजतंत्र काल, गणराज्य काल और साम्राज्य काल। अगर राजतंत्र काल में देखेंगे तो राजा शासन करता था, गणराज्य काल में देखेंगे तो राजा नहीं, सीनेट शासन करता था और साम्राज्य काल में देखेंगे तो एक शक्तिशाली सम्राट शासन करता था। ठीक है? जहाँ जूलियस सीज़र और ऑगस्टस इसी बदलाव से जुड़े थे। ठीक है? अब देखिए, यहाँ तक ये कहानी हम लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर देखें, तो ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको समझिएगा कि ये सभ्यता जो थी, ये लगभग 753 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और लगभग 476 ईस्वी तक ये चली। यानी कि पूरा का पूरा जो रोम था, वर्तमान में इटली बोल सकते हैं आप इसको, तो पूरा का पूरा जो रोम था, ये 753 ईसा पूर्व तक चली। इनका शुरुआत हुआ 753 में और 476 ईस्वी तक ये चली। जहाँ पर हमें मजबूत सेना दिखी, अच्छे कानून दिखे, शानदार सड़कें, इमारतें और बड़ा साम्राज्य दिखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है और इस तरह का वीडियोज़ और चाहते हैं आप कि इस तरह का वॉइस में आपको मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए सबको बहुत-बहुत थैंक यू। वंदे मातरम और भारत माता की जय।